हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। मेरे राय क्लासेज को यदि आपने अभी तक राय क्लासेज बाय रितेश राय यदि आप अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आपको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं कि अभी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल जो आईपीयू के बच्चे हैं, आईपीयू बीटेक फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं, और बीटेक फर्स्ट ईयर के सारे ईयर के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये वीडियो जो है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जो बीटेक फर्स्ट ईयर में है, सारे ब्रांचेज के लिए है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है 15 मई से स्टार्ट है, आपके इन टर्म प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं। तो इन टर्म प्रैक्टिकल के लिए वन शॉट वीडियो है इलेक्ट्रिकल साइंस का। इसमें सारे सब्जेक्ट के आपको वन शॉट वीडियो मिलेंगे, सारे एक्सपेरिमेंट के, सारे सब्जेक्ट के एक शॉट, मतलब वन शॉट में फिजिक्स का भी होगा, वन शॉट में केमिस्ट्री का भी होगा, वन शॉट में ग्राफिक्स का भी होगा। सारे सब्जेक्ट के एक एक वीडियो सारे एक्सपेरिमेंट के लिए मिलेंगे। तो आपका वाइवा कैसा होता है, वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में क्या लिखना होता है, ये सारी प्रॉब्लम इस वीडियो देख करके आपकी दूर हो जाएगी। मेरे राय क्लासेस में यदि आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको डिटेल में इलेक्ट्रिकल साइंस की प्लेलिस्ट है, और इलेक्ट्रिकल साइंस के प्लेलिस्ट में सारे एक्सपेरिमेंट के साथ आपको वीडियो देखने को मिलेगा। अब आते हैं, आज जो वीडियो है ये वन शॉट वीडियो है सारे एक्सपेरिमेंट के। वो सब्जेक्ट जो है वो है सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल साइंस। इलेक्ट्रिकल साइंस कि इलेक्ट्रिकल साइंस में आपके यदि एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है तो बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या पूछा जाता है, वाइवा में क्या पूछा जाएगा, क्या हमें लिखना होता है, किस किस टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो को देखोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि टोटल, जैसे मान लीजिए आपके जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं सारे में क्या होता है कि आपको 8 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है। टोटल आपके 12 के आसपास होते हैं। उसमें सारे कॉलेज में आपको आईपी यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन है कि आपको 8 एक्सपेरिमेंट क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो पहला जो इलेक्ट्रिकल साइंस में प्रैक्टिकल है वो मैं बात कर रहा हूं, जो सबसे आसान है, कनेक्शन ऑफ लैंप बाय वन वे एंड टू वे स्विच मेथड। टू वे स्विच मेथड मेरे सारे प्रैक्टिकल यहां पे डिस्कस करूंगा। टोटल इलेक्ट्रिकल में जो जो इंपॉर्टेंट है वो प्रैक्टिकल में आपको डिस्कस करूंगा। आप इन वीडियो को, बस इस वीडियो को देखोगे तो इलेक्ट्रिकल साइंस, अच्छा इलेक्ट्रिकल साइंस की प्रैक्टिकल की एक अच्छी बात क्या है कि 80%, 70 to 80% जो प्रैक्टिकल है वही रिलेटेड टू थ्योरी है ना। यदि आप प्रैक्टिकल अच्छे से कर लेते हो तो आपका थ्योरी का पोर्शन भी क्या हो जाएगा, यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन कौन से टॉपिक आपके थ्योरी से रिलेटेड है जो प्रैक्टिकल्स में पढ़ने हैं और आपको थ्योरी के मेन पेपर में पूछा जाता है, वो भी मैं आपको डिस्कस करेंगे। तो पहला आते हैं, पहला जो है सबसे आसान है। एक तो आपको पता होगा कि प्रैक्टिकल्स की जो फाइल्स होती है, आपके जो भी फाइल्स में लिखा होता है वही आपको आंसर शीट में लिखना होता है। जस्ट लाइक एम लिखना होता है। एम मींस ऑब्जेक्ट क्या है, देन अपरेटस रिक्वायर्ड कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपके इक्विपमेंट चाहिए, देन उससे रिलेटेड थ्योरी लिखनी होती है, देन आपको ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना होता है यदि है तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल में, सर्किट डायग्राम, जो भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड सर्किट डायग्राम हो, देन कैलकुलेशन यदि आपका कैलकुलेशन है, और मोस्टली आपके क्या होता है प्रैक्टिकल में कैलकुलेशन होता ही होता है, कैलकुलेशन करना होता है। देन आपको रिजल्ट, क्या प्रैक्टिकल में रिजल्ट आया वो लिखना होता है, और लास्ट में जो होता है आपका प्रिकॉशंस होता है। जो सारे प्रैक्टिकल में जो प्रिकॉशंस होता है जनरली क्या होता है आपका, वो कॉमन होता है। तो आपको जो प्रैक्टिकल्स मिलेगा, जो भी 8 में से एक प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना होगा, तो उसमें 8 में आपको ये सारी चीजें लिखनी होगी जो प्रैक्टिकल की आपके आंसर शीट मिलेगी। एम, अपरेटस रिक्वायर्ड, एम मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, अपरेटस रिक्वायर्ड, उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट के रिक्वायर्ड, जैसे वोल्टेज है तो वोल्टमीटर चाहिए, करंट मेजर करना है तो अमीटर चाहिए, है ना, उससे रिलेटेड थ्योरी लिखनी होगी,
उससे रिलेटेड सर्किट डायग्राम बनाना होगा, उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन टेबल होगा, उसी से रिलेटेड क्या होगा आपका कैलकुलेशन होगा। तो हम आते हैं इलेक्ट्रिकल साइंस के जो पहला प्रैक्टिकल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है कनेक्शन ऑफ लैंप बाय वन वे, कनेक्शन ऑफ लैंप बाय वन वे एंड टू वे स्विच मेथड। ओके, कि मतलब एक बल्ब को, लैंप मतलब बल्ब को हमें क्या करना है, एक बार वन वे स्विच से कनेक्ट करना है और दूसरी बार क्या करना है, टू वे स्विच से कनेक्ट करना है। तो हम किस तरीके से लैंप को वन वे, मतलब इस प्रैक्टिकल में आपको क्या पूछा जाएगा और क्या आपको आना चाहिए ये मैं बताने जा रहा हूं। तो कनेक्शन ऑफ लैंप मतलब आपके पास इस प्रैक्टिकल के लिए एक तो आपको बल्ब की रिक्वायरमेंट है, बल्ब चाहिए, दूसरा आपके दो टाइप के स्विच चाहिए, एक तो वन स्विच चाहिए, दूसरा चाहिए टू वे स्विच। आपको सप्लाई चाहिए, भाई अंडरस्टूड है कि बल्ब को ऑन करना है तो आपको सप्लाई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और आपके पास वायर होना चाहिए, कनेक्टिंग वायर जिसको बोलते हैं। तो कनेक्शन ऑफ लैंप बाय वन वे एंड टू वे स्विच मेथड में हमें क्या करना है, बल्ब को ऑन करना है। आप ये सारे प्रैक्टिकल मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के इलेक्ट्रिकल साइंस लैब के प्लेलिस्ट में जाओगे तो विद द ऑपरेटस, जो ऑपरेटस के हेल्प से भी प्रैक्टिकल किया गया है, आप वहां पे दे सकते हो। बट आपको एक इजी तरीके से, आसानी तरीके से कैसे याद करना है, वाइवा में क्या पूछा जाएगा, इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। तो अंडरस्टूड, पहले हम देखते हैं वन वे स्विच, है ना, कि एक सिंगल स्विच से हम कैसे बल्ब को कनेक्ट मतलब कैसे हम लोग क्या करेंगे, लैंप को कनेक्ट करेंगे। तो पहले तो हमारे पास बल्ब होना चाहिए, मतलब लैंप होना चाहिए, है ना, लैंप, ठीक है। हमारे पास एक सिंगल स्विच होना चाहिए, तो ये सिंगल स्विच हो गया, है ना, स्विच होगा तो दो टर्मिनल होगा, और हमारे पास क्या होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए। बिना सप्लाई का तो बल्ब ऑन होना ही होगा ही नहीं। तो ये मान लो सप्लाई के भी कितने पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये वन वे स्विच किसका डायग्राम है, वन वे स्विच का। ये कितना इजी है, कितना आसान है ये प्रैक्टिकल। हमने क्या किया, बल्ब को एक हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया, बल्ब के एक पॉइंट हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब बचा क्या है, एक स्विच का कनेक्शन बचा है, तो लो भैया स्विच को हमने क्या कर दिया, सप्लाई से। तो जो हमारे घरों में फैन होता है, बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होता है, तो जनरली हम वन वे स्विच ही यूज करते हैं। फिर से ध्यान लो, ये स्विच होगा, स्विच के 2 पॉइंट होंगे, सप्लाई के भी 2 पॉइंट होंगे, और लैंप के भी 2 पॉइंट होंगे। इसमें होल्डर से कनेक्ट करते हैं बल्ब को, होल्डर होगा वहां पे। तो हमने क्या कर दिया कि स्विच के 1 पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और सप्लाई से बल्ब को कनेक्ट कर दिया, और स्विच को और सप्लाई को हमने 1 पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अब इसको यदि हम ऑन करेंगे तो बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा, इसको यदि हम ऑफ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब आते हैं टू वे स्विच मेथड में। टू वे स्विच के अलग ही प्रॉपर्टी होती है। अब टू वे स्विच में भी क्या चाहिए हमें, 2 स्विच चाहिए कि नहीं चाहिए। लो जी, हमने 2 स्विच ले लिया। हमारे पास क्या चाहिए, बल्ब चाहिए, बल्ब के होल्डर होंगे तो इसके भी क्या हो जाएंगे, 2 पॉइंट होंगे। हमें सप्लाई भी चाहिए तो सप्लाई के भी क्या होंगे, हमारे 2 पॉइंट होंगे। अब हमने किया क्या, टू वे स्विच में क्या होता है, 3 टर्मिनल होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं, ये ध्यान रखना। इन दो ही डिफरेंस है, वन वे स्विच एंड टू वे स्विच में। ये किसका डायग्राम हो गया, टू वे स्विच कनेक्शन। टू वे स्विच कनेक्शन। अब हम करेंगे क्या, ये 3, टू वे में क्या होता है, 3 पॉइंट होते हैं। हम करते क्या है कि दो किसी आपस में, स्विच के जो 2 पॉइंट है, जैसे मान लीजिए हमने इन दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया, जरूरी नहीं है, किसी भी 2 को आपस में इंटरकनेक्ट कर दीजिए। अब ये 2 पॉइंट बचा तो एक को हम बल्ब से कनेक्ट कर देते हैं, 1 पॉइंट बचा तो हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, सप्लाई का। तो स्विच का तो कनेक्शन, हमारा जो टू वे स्विच है इसके तो कनेक्शन पूरे हो गए। अब बचा एक सप्लाई का, तो एक सप्लाई को हम लोग क्या करते हैं, बल्ब से। फिर से सुन लीजिए, टू वे स्विच में 2 डिफरेंट स्विच होगा, है ना। ये मान लो आपके ग्राउंड फ्लोर पे है और ये क्या है, आपका फर्स्ट फ्लोर पे है। तो इनके जो 3 टर्मिनल है, 2 को आपस में हम इंटरकनेक्ट कर देंगे। 2 जब आपस में, कोई भी 2 टर्मिनल जो बच गया, 2 एक बल्ब से कनेक्ट कर देंगे और एक किससे होगा, सप्लाई से। 1 पॉइंट सप्लाई का किससे कनेक्ट कर देंगे, बल्ब से। अब
हम किसी इससे हम ऑन कर सकते हैं, सेम स्विच से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, तो फिर वही वन वे स्विच हो जाएगा, तो कोई इसका मतलब नहीं है। तो हम इसको फर्स्ट फ्लोर से क्या कर दिया, ऑन कर दिया, और इससे क्या कर दिया हमने, ऑफ कर दिया। तो जहां पे स्टेयर होता है ना, स्टेयर पे गोदान, ये पूछा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ वन वे स्विच एंड टू वे स्विच, तब बताओगे कि ये तो जनरली घरों में यूज करते हैं, जो हमारा जनरल स्विच होता है ना, लेकिन जो टू वे स्विच होता है ये स्टेयर पे यूज करते हैं, जो गोदान वायरिंग होती है, एक रूम से दो रूम जनरली कनेक्ट होती, वहां पे यूज करते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिकल हो गया, कनेक्शन ऑफ लैम्प बाय वन वे एंड टू वे स्विच मेथड। नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मिड टर्म 2 में भी पूछा गया है, और ये पूछा जाता है, इससे रिलेटेड आपके पेपर में प्रैक्टिकल तो है ही, पेपर में क्वेश्चन 100% या तो न्यूमेरिकल आएगा या तो थ्योरी टॉपिक से आता ही आता है। तो दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट है जिसकी मैं जो एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको डिस्कशन कर रहा हूं। जैसे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है रनिंग एंड रिवर्सिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। प्रैक्टिकल में आया था कि एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इस प्रैक्टिकल में हम करते क्या हैं, और इससे रिलेटेड वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर थ्योरी में क्या पूछा, आपके एंड टर्म का जो एग्जाम होगा इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पूछा जाएगा। इसमें है रनिंग एंड रिवर्सिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो जब भी आप इंडक्शन मोटर की बात करेंगे 3 फेज, तो आपके पास जो सप्लाई होगी वो 3 फेज होना चाहिए, और कोई भी एसी मोटर होगा तो मेनली उसके 2 पार्ट होते हैं, ये ध्यान देना। किसी भी इलेक्ट्रिकल एसी मशीन के मोटर या जनरेटर हो, 2 पार्ट होंगे। पहला जो होता है स्टेटर, ये स्टेशनरी होता है, और ये क्या होता है, रोटर, जो रोटेट करता है। और हमने सप्लाई दे दिया 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज है, दैट्स RYB। प्रैक्टिकल कहता क्या है, रनिंग एंड रिवर्सिंग, मतलब क्या है कि एक बार इसको मुझे क्लॉकवाइज घुमाना है, एक बार इसको क्लॉकवाइज, और एक बार मुझे इसको एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों के केस में एक बार क्लॉकवाइज मूव कराएंगे और एक बार क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों के केस में 3 पैरामीटर, वोल्टेज, करंट एंड स्पीड की वैल्यू चेक करनी है कि तीनों के केस में, मतलब दोनों के केस में वोल्टेज, करंट और स्पीड की वैल्यू कितनी है। तो जब भी ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपसे पूछ दिया जाएगा तो आपसे ये पहले पूछा जाएगा कि इसको इंडक्शन मोटर क्यों बोलते हैं। पहला क्वेश्चन ये होगा कि इसको इंडक्शन मोटर, तो आप बताओगे कि एक्चुअली देयर आर 2 मेन पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर, फर्स्ट वन इज स्टेटर एंड अदर इज रोटर। हम सप्लाई देते हैं स्टेटर में, या ये बोलोगे कि सबसे इजी तरीका है कि इट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल पे, ट्रांसफार्मर भी इसी पे काम करता है, EMI पे। तो स्टेटर पे सप्लाई देते हैं और एक्चुअल में रोटेट करता है रोटर, किसकी वजह से, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोटर, इंडक्शन, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं इंडक्शन मोटर। फिर प्रैक्टिकल में करना क्या है, पहले समझ लीजिए, फिर मैं आता हूं कि थ्योरी में क्या क्या पूछा जाता है। आपको एक बार क्लॉकवाइज और एक बार इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना है, और दोनों के केस में ये चेक करना है कि वोल्टेज, करंट और स्पीड की वैल्यू कितनी है, सेम है या नहीं है, डिफरेंट है। तो वोल्टेज अंडरस्टूड है, वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे हम लोग। करंट है तो पैनल में ही अमीटर लगा देते हैं, और एन को मेजर करने के लिए स्पीड को टेकोमीटर यूज करते हैं, टेकोमीटर। ओके, तो क्वेश्चन दूसरा पूछा जाएगा कि ये बताइए, डिफाइन करिए कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, फिर रोटर स्पीड क्या होता है, फिर स्लीप क्या होता है। ये 2-3 चीजें पूछा जाएगा और ज्यादा नहीं। दूसरी चीज फिर एप्लीकेशन, अच्छा दूसरी चीज फिर किस केस में क्लॉकवाइज होगा और किस केस में ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो पहले ये समझिए कि कब क्लॉकवाइज और कब एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए मैंने एक स्टैंडर्ड फेज सीक्वेंस फॉलो किया है, RYB। हमने ये सप्लाई दिया, इसकी वजह से जो रोटर हो रहा है वो मान लीजिए मैंने क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। कैसा मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। हम यूज करते हैं एक फेज चेंजर यूज करते हैं, इसके हेल्प से हम लोग फेज को चेंज कर देते हैं, या फिर मैनुअली भी हम 3 वायर को, अब एंटी क्लॉक, मान लीजिए क्लॉकवाइज मूव किया, अब इसको उल्टा घुमाना है, तो मैं क्या करूंगा
कि इन तीनों में से किसी दो को आपस में इंटरचेंज करूंगा, चाहे आर को वाई, वाई को आर, वाई को बी को वाई, है ना। किसी तीन में से दो को मैं चेंज करूंगा तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये ध्यान से, फेज चेंज करने से दो के तीनों का चेंज करेंगे तो डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी फेज यूज किया हमने, मान लीजिए क्लॉकवाइज रोटेट किया, अब एंटी क्लॉकवाइज के लिए तीन में से दो को हम चेंज कर देंगे फेज को आपस में, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और हम देखेंगे कि उस केस में वोल्टेज, करंट और स्पीड दोनों क्या होता है, तीनों का पैरामीटर क्या होता है, सेम होता है। तो इसका रिजल्ट यही आता है कि चाहे हम क्लॉकवाइज मूव करा ले, चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करा ले, ये तीनों की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये तीनों पैरामीटर वोल्टेज, करंट, स्पीड की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। अब भैया सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, जिसकी वैल्यू होती है 120f अपॉन पी। ए फॉर फ्रीक्वेंसी, पी फॉर क्या होता है, नंबर ऑफ पोल। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फिक्स होती है, पी भी फिक्स होता है, ये कांस्टेंट होता है और ये ऑलवेज इवन नंबर होता है। तो हम जब सप्लाई देते हैं तो ये अल्टरनेटिंग होता है, तो ये एयर गैप है, इसको एयर गैप बोलते हैं, एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। तो ये अल्टरनेटिंग है, एसी सप्लाई है। तो इस एयर गैप में एक फील्ड डेवलप होता है जिसको बोलते हैं आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये जिस स्पीड से मूव करता है इसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है ns इक्वल टू 120f अपॉन पी। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है पेपर में, पिछले साल आया था 5 या 7 नंबर में। अब रही बात कि रोटर स्पीड क्या है। अब होता क्या है कि ये रोटर पे कोई भी सप्लाई नहीं दी है तो ये बेचारा अस्थिर है, ये मूव नहीं कर रहा है। अब क्या करता है कि ये से एक बच्चा आराम से बैठा, उसको बच्चा डिस्टर्ब करता है तो भी उसका असर होगा। तो ये फील्ड यहां पे रोटर कंडक्टर लगे होते हैं, ये फील्ड क्या करती है, रोटर कंडक्टर को कट करती है। और फैराडे का लॉ है कि व्हेनेवर फ्लक्स कट बाय कंडक्टर ईएमएफ इज इंड्यूस। तो इस रोटर पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ का मतलब होता है वोल्टेज शोड। तो ईएमएफ क्या करेगा, एक अलग फील्ड डेवलप होगा जिसको रोटर फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और एक फील्ड हो गया आरएमएफ। आरएमएफ को बोलते हैं स्टेटर फील्ड भी बोलते हैं। इन दोनों के फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है और रोटर जिस स्पीड से मूव करता है उसको बोलते हैं रोटर स्पीड, विच इज गिवन बाय एनआर इक्वल टू ns इंटू 1 माइनस एस। ये न्यूमेरिकल आता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआर फॉर रोटर स्पीड, जिस स्पीड से रोटर घूमता है वही मोटर की स्पीड होती है, मतलब मोटर स्पीड इज ऑल्सो नोन एज रोटर स्पीड। ये बोले कि रोटर स्पीड इज नोन एज मोटर स्पीड। एनआर इक्वल टू ns इंटू 1 माइनस एस। एस क्या होता है भैया, आया था पेपर में, डिफाइन स्लिप, इसको स्लिप बोलते हैं। और स्लिप को डिफाइन करने के लिए द रिलेटिव स्पीड बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड इज नोन एज स्लिप। और दोनों की वैल्यू इक्वल होगा तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और स्लिप जब भी कैलकुलेट करेंगे तो स्लिप कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। ये न्यूमेरिकल आता है, अभी पेपर में भी आया था, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। यही जो प्रिंसिपल मैंने एक्सप्लेन किया आपको, यही पेपर में भी आपको लिखना होता है कि भाई एक स्टेटर होता है, सप्लाई देते हैं, उसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो रोटर कंडक्टर को कट करता है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो करंट डिलीवर करता है और रोटर मुंह हमारा क्या होता है, मूव करता है ना, टॉर्क की वजह से। तो स्लिप कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हो गया एस इक्वल टू ns माइनस nr अपॉन ns इंटू 100। ये स्लिप निकालने का फॉर्मूला होता है। यहीं पे रोटर फ्रीक्वेंसी पूछ लिया था है, इसका फॉर्मूला होता है fr इक्वल टू एस इंटू एफ। एस क्या होता है, स्लिप, और एफ क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके, अब मैं आ रहा हूं कि थर्ड प्रैक्टिकल। अब आते हैं तीसरा प्रैक्टिकल, और भी इंपॉर्टेंट है भाई, और आपके थ्योरी में भी है यूनिट 3 का। ये जो भी टॉपिक डिस्कस किया है यूनिट 3 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड कंट्रोल ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर, तो ये पहले बात तो मोटर क्या आता है, मोटर विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर ये डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल। अब रही बात कि डीसी शंट मोटर क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए डीसी मोटर में मेनली 2 पार्ट होते हैं, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग। तो
तो यदि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर, ये आर्मेचर होता है, ये फील्ड होता है, फील्ड वाइंडिंग, और ये हम लोड कनेक्टर देते हैं, और जो भी करंट निकलेगा IA, ये यहाँ पे ISH हो जाता है शंट करंट, और ये होता है लोड करंट IL। तो यदि हाँ, ये डीसी शंट मोटर का बोलेंगे व्हेन फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में होगी तो डीसी शंट मोटर बोलेंगे, सीरीज में होगी तो इसको क्या बोलेंगे, डीसी सीरीज मोटर। और सीरीज और पैरेलल दोनों में होगा, क्योंकि कभी आ जाता है पेपर में, पिछली बार आ गया था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, तो लिखना होगा आपको। तो जब ये सीरीज और पैरेलल दोनों में होगा तब हम इसको बोलते हैं कंपाउंड मोटर। ओके, तो अब रही बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी में भी प्रैक्टिकल में भी, कि टॉपिक है हमारा स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज एंड डीसी शंट मोटर, है ना, कि हाउ टू कंट्रोल अ स्पीड ऑफ डीसी सीरीज एज वेल एज डीसी शंट मोटर। ये फील्ड वाइंडिंग यहां लग गई सीरीज में तो इसको सीरीज बोलेंगे, यहां पैरेलल में लग गई तो क्या बोलेंगे हम, डीसी शंट मोटर। तो एक इक्वेशन होता है, आप अभी आया था ये भी क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ इन द केस ऑफ मोटर। तो मोटर के केस में बात करेंगे तो बैक ईएमएफ ईवी इक्वल टू होता है phi n pz अपॉन 60A, और यही जनरेटर की केस में बात करेंगे तो इसी को ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है कभी कभी, इसीलिए पेपर में न्यूमेरिकल भी आया था। phi फ्लक्स n स्पीड ऑफ मोटर, मतलब जिससे आर्मेचर मूव करेगा, p नंबर ऑफ पोल, j टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, a नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो ये देखिए, ये n, यदि मुझे क्या निकालना है, n मतलब स्पीड को कंट्रोल करना है, ये a जो है डिपेंड करता है कि वाइंडिंग क्या है भाई, लैप वाइंडिंग है या वेव वाइंडिंग है। इन द केस ऑफ लैप वाइंडिंग A बराबर P होता है, और इन द केस ऑफ वेव वाइंडिंग, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द केस ऑफ वेव वाइंडिंग A बराबर 2 होता है। ओके, तो लैप वाइंडिंग के केस में A बराबर P, वेव वाइंडिंग के केस में A बराबर 2, मतलब ये कांस्टेंट हो गया, P नंबर ऑफ पोल कांस्टेंट हो गया, J टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, जैसे क्लास में कितने बच्चे होंगे ये कॉलेज डिसाइड करता है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। EB बैक ईएमएफ, हम कितना मोटर को घुमाना है ये भी डिसाइडेड है, तो इन दोनों का रिलेशन निकालू मैं, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया हमारा, phi हो गया। मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि यदि मैं phi फील्ड को कम करूंगा तो n क्या होगा, बढ़ेगा, और phi बढ़ाऊंगा तो n क्या होगा, घटेगा। मतलब phi को चेंज करके बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ फ्लक्स phi, मतलब फील्ड बोलते हैं, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर, डीसी शंट हो चाहे डीसी सीरीज हो, दोनों केस में एप्लीकेबल है ये। मतलब phi कैसे वेरी करेंगे, तो phi को आप, phi मतलब फ्लक्स होता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट में I होता है, सेम मैग्नेटिक सर्किट में phi होता है। तो phi की जो वैल्यू होती है, phi इक्वल टू होता है MMF अपॉन S। MMF मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स, S फॉर रिलक्टेंस, और MMF होता है NI बाई S। N होता है नंबर ऑफ टर्न, I होता है करंट, या स्मॉल n यूज कर लेते हैं कंफ्यूज ना हो, NI बाई S। मतलब अब कहां से क्या आ गया, phi n बाई NI बाई S, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू phi। ये समझिए, इससे क्या करेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है आपको वाइवा के लिए, थ्योरी के लिए, पेपर में भी। हमें भैया इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है तो इसको घटाना है, इसको घटाने के लिए करंट को घटा देते हैं हम, करंट घटा देंगे ये घट जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसको कम करना है, phi को बढ़ाना है तो करंट को हम क्या कर दे, बढ़ा कर, है ना। फिर n को, नंबर ऑफ टर्न को भी बढ़ाएंगे तो phi बढ़ेगा, स्पीड क्या होगा, कम होगा। m बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न, मतलब ये करंट चेंज करके, n चेंज करके, S फॉर रिलक्टेंस होता है ना, ये फ्लो ऑफ फ्लक्स का अपोज करता है। मतलब ये पैरामीटर चेंज करके phi चेंज कर देंगे, phi चेंज करेंगे तो n चेंज हो जाएगा। सबसे आसान होता है I कैन बी रिटेन एज V बाई R, मतलब रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो I कम होगा, I कम होगा तो phi कम होगा, स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। R को कम करेंगे तो इसके लिए हम रियोस्टेट यूज करते हैं, रियोस्टेट के हेल्प से रेजिस्टेंस की वैल्यू घटाते बढ़ाते हैं।
इसकी वजह से करंट चेंज होता है, करंट चेंज होता है तो फाई चेंज होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, स्पीड की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी चेंज हो जाती है। एक्सप्रेशन और है n इज के भी माइनस आई ए आर ए अपॉन पैरामीटर होता है। तो इसका मतलब है कि n जो है आर मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस, एक तो तरीका होगा कि फाई को वैल्यू कर दे, दूसरा तरीका है आर को, आर्मेचर रेजिस्टेंस को भी हम बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, तो ये घटेगी बढ़ेगी तो प्रोपोर्शनल है, ये कम होगी तो ये वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी, ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब देयर आर टू मेथड टू स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर जो प्रैक्टिकल में है। पहला है फील्ड मतलब फील्ड को हम वेरी कर दें, दूसरा क्या है आर्मेचर को, और दोनों के केस में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं, और बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट हम क्या करेंगे, ये चीजें परफॉर्म कर लेंगे, स्पीड कंट्रोल कर लेंगे। 3 प्रैक्टिकल हो गया। चौथा आते हैं मेजरमेंट ऑफ पावर विद द हेल्प ऑफ 2 वाट मीटर, मेजरमेंट ऑफ पावर, मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए। मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर विद द हेल्प ऑफ 2 वाट मीटर मेथड, क्योंकि 3 तरीके होते हैं 3 फेज पावर मेथड मेजर करने का, 1 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड एंड 3 वाट मीटर मेथड। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल में क्या है, मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर विद द हेल्प ऑफ 2 वाट मीटर मेथड। तो 3 फेज जो पावर होता है उसके 2 फॉर्मूले होते हैं, 3 VP/IP cos phi, VP फॉर फेज वोल्टेज, IP फॉर फेज करंट, पावर फैक्टर cos phi पावर फैक्टर। दूसरा होता है लाइन के टर्म में √3 VL/IL cos phi। ये वैल्यू तो हम वोल्ट मीटर अमीटर के हेल्प से निकाल लेंगे। पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला जो होता है cos phi, बड़ा लंबा फॉर्मूला होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू cos phi, और ये होता है cos tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। हमें पावर मेजर करना है, 3 VP/IPL, पावर फैक्टर भी, पावर एंड पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, cos phi इक्वल टू cos tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। 2 वाट मीटर यूज करेंगे, W1 एंड W2, वोल्ट मीटर यूज करेंगे, उसके हेल्प से वोल्टेज, अमीटर से करंट। W1 की रीडिंग पहले वाले से W2 से जो ज्यादा होगा हमेशा, है ना, W1 हमेशा ज्यादा होता है क्योंकि cos 30 माइनस 5 होता है फॉर्मूले में। मतलब 2 वाट मीटर यूज करेंगे, एक से यहां की रीडिंग, दूसरे वाले से W2 की, यहां कैलकुलेशन आएगा उसे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा tan इनवर्स लेंगे और उसका कॉस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर। मतलब डिफरेंट टाइप के लोड, मतलब यहाँ पे लोड जो है आप रजिस्टिव, जनरली हम क्या करते हैं, रजिस्टिव यूज करते हैं, रजिस्टिव भी, इंडक्टिव भी एंड कैपेसिटिव। तो रजिस्टिव, इंडक्टिव, रजिस्टिव लोड को वेरी करके हम पावर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, और वहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे पावर फैक्टर, ये रीडिंग लेकर के 2 वाट मीटर लगे होंगे, वाट मीटर हमें लगाना होगा, ये हमारा अपरेटस चाहिए, वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर, रजिस्टिव लोड, तो उसके हेल्प से ये दोनों रीडिंग लेंगे, फिर हम इसका लेंगे तो cos phi निकल जाएगा, और ये फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, पावर एंड पावर फैक्टर। अब आते हैं कि ये 4 एक्सपेरिमेंट हो गए आपके, है ना। एक एक्सपेरिमेंट है आपका कि टू परफॉर्म ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, हम ये परफॉर्म क्यों करते हैं, टू परफॉर्म OC एंड SC टेस्ट, OC एंड SC टेस्ट। OC मतलब ओपन टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, OC मतलब ओपन सर्किट, AC मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्यों करते हैं ऐसा, हमें एक्चुअली एफिशिएंसी कैलकुलेट करना होता है। एफिशिएंसी होती है रेशियो ऑफ आउटपुट पावर अपॉन इनपुट, और इनपुट पावर क्या होता है, आउटपुट पावर प्लस लॉसेज। तो यदि मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखूं तो ये होता है V2I2 cos phi अपॉन V2I2 cos phi, और देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, वन इज आयरन लॉस, सेकेंड वन इज कॉपर लॉस, है ना, ये भी थ्योरी का टॉपिक है, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। तो मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये तो वोल्ट मीटर अमीटर से मिल जाएंगे हमें, cos phi भी हमें मिल जाएगा। हमें देयर आर नो एनी मेथड टू डायरेक्टली कैलकुलेट द
आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस को डायरेक्टली कैलकुलेट कर ले। तो हम आयरन लॉस को कैलकुलेट करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कौन सा? ओसी टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेपर में न्यूमेरिकल भी आता है। अच्छा, एक चीज और, लोड भी यहाँ पे एक्स भी होता है, एक्स V2I2 cos फाई एक्स स्क्वायर PC न्यूमेरिकल के केस में। फुल लोड में x बराबर 1 पिछली बार आया था 7 नंबर का न्यूमेरिकल। और हाफ लोड के लिए क्या होता है? x इक्वल टू 1/2। तो आयरन ओपन सर्किट टेस्ट के हेल्प से क्या मेजर करेंगे? आयरन लॉस। एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट के हेल्प से क्या मेजर करेंगे? कॉपर लॉस, है ना। तो हम इसलिए परफॉर्म करते हैं OC&C टेस्ट कि इसके हेल्प से आयरन लॉस मिल जाए और इसके हेल्प से मिल जाए कॉपर लॉस। और जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? इफिशियंसी फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, ओपन सर्किट में सेकेंडरी टर्मिनल को हम लोग क्या कर देते हैं? ओपन कर देते हैं। और शॉर्ट सर्किट में हम लोग क्या कर देते हैं? प्राइमरी साइड को हम लोग क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल हो गया ट्रांसफार्मर। इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर की एडवांटेज क्या है बच्चों? कि ये एक ही जो, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक ही वाइंडिंग जो होती है वो प्राइमरी भी काम करती है और सेकेंडरी भी। जैसे मान लो यहाँ लोड लगा दिया हमने, यहाँ पे सप्लाई दे दिया, तो एक ही वाइंडिंग, ये मान लो प्राइमरी हो गई और ये क्या हो गई? सेकेंडरी। तो इसके एडवांटेज क्या है कि इसके हेल्प से हम लोग वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। तो हम ट्रांसफार्मर में ऑटो ट्रांसफार्मर इस प्रैक्टिकल में फॉर्म यूज करते हैं। अब क्या है नेक्स्ट प्रैक्टिकल कि सीआरओ के हेल्प से हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है डिफरेंट वेव फॉर्म का, लाइक साइनसोइडल, लाइक स्क्वायर, लाइक ट्रेंगुलर। तो आपको पता है कि यदि फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1 क्या होता है? t। यदि t पता चल जाए या t इक्वल टू क्या होता है? 1/f। हम करते क्या है? हम फंक्शन जनरेटर यूज करते हैं। सीआरओ होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो हम जैसे मान लो साइनसोइडल वेवफॉर्म है तो एक साइकिल जनरेट करते हैं, है ना। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का तरीका है कि टू कंप्लीट 1 साइकिल, है ना। टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज टू कंप्लीट 1 साइकिल। एक साइकिल में जो कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना टाइम लगा है सीआरओ से। और फंक्शन जनरेटर यूज करते हैं जिसके हेल्प से डिफरेंट टाइप का मतलब वेवफॉर्म होती है। अब टी पता चल गया तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, है ना। और ये पीक वैल्यू होती है, ये जो होती है मैक्सिमम वैल्यू, है ना। इसकी हेल्प से हम लोग एम्पलीट्यूड क्या कर लेते हैं? फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद है आपका कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर या सुपरपोजिशन थ्योरम या रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर या कोई भी थ्योरम उसको वेरीफाई करना होता है। तो पहला क्या भाई? हमें ये प्रूफ करना होता है कि RL इक्वल टू R0 इक्वल टू RTH। मतलब जो लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस या RTH के इक्वल होगा तो मैक्सिमम पावर होगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? P max इक्वल टू VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। तो हम ऐसे प्रैक्टिकल में क्या करते हैं कि एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं, डिफरेंट रेजिस्टेंस, डिफरेंट सप्लाई लेते हैं एक, और हम इन दोनों को पहले इक्वल करते हैं, मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं। और हमारी थ्योरेटिकल जो भी वैल्यू आई है वो प्रैक्टिकल के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर को क्या करेंगे? वेरीफाई कर लेंगे। सिमिलरली रेसिप्रोसिटी थ्योरम में क्या होता है कि हम एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स, मतलब एक बार हम एक्साइटेशन मतलब सप्लाई को चेंज करेंगे, एक बार हम इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, है ना। टू वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम, एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो तो जो आउटपुट आए वो सेम आए। मतलब एक्साइटेशन का, जैसे मान लो टीचर की जगह स्टूडेंट हो जाए पढ़ाने वाला, या टीचर की जगह स्टूडेंट या टीचर पर पेपर देने लगे, तो दोनों के केस में जो रिजल्ट आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, है ना। तो ये आपका प्रैक्टिकल है। और इलेक्ट्रिकल साइंस की आप ये वीडियो देख लो, और डिटेल में जाना है तो मेरे इलेक्ट्रिकल साइंस के वो प्लेलिस्ट में जाओ, और प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप एक्सपेरिमेंट के हेल्प से, वहां एक्सपेरिमेंट भी है, एक्सपेरिमेंट के हेल्प से आप क्या करोगे? सारी वीडियोज आप देख सकते हो। मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना, सो डैट कि नेक्स्ट आपको बहुत ही जल्दी 1 शॉर्ट वीडियो इलेक्ट्रिकल साइंस की, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, आपको हर यूनिट को
आपको वन शॉट वीडियो मिलेगा। ओके ओके, थैंक यू।